हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पूरी उर्दू अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगी। उसमें कितने लेटर्स हैं और किस तरह से उनको लिखते हैं और उनकी साउंड्स क्या होती हैं। ये बहुत ही आसान होने वाला है और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए और ये आप बड़ी जल्दी सीख जाएंगे यदि आप सीखना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए उर्दू अल्फ़ाबेट के हवाले से। सबसे पहली बात तो यही है कि लगभग ये मेरा मानना है कि बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा, जब हम हिंदी या अंग्रेज़ी लिख रहे होते हैं तो हम अपनी बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर लिखते हैं, लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं तो हम अपनी राइट तरफ से लेफ़्ट तरफ की ओर लिखते हैं। सबसे पहली बात यही है। दूसरी बात ये है कि ये जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, ये लेटर्स आए हैं अरबी लैंग्वेज से आए हैं। अरबी से ही ये फ़ारसी लैंग्वेज में गए और फिर उसके बाद ये उर्दू लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। उर्दू अल्फ़ाबेट में 38 लेटर्स होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 36 लेटर्स होते हैं, वो 2 लेटर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में जब हम अल्फ़ाबेट में उन लेटर्स पे पहुंचेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो लेटर है वो अलिफ है। अलिफ लिखना बहुत आसान है, सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ये लकीर खींच दीजिए, ये अलिफ है। अलिफ के बाद की जो 5 लेटर्स हैं उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इन 5 लेटर्स की जो बेसिक शेप है वो अलग है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिंदियां देखने को मिलती हैं, जब भी कहीं उर्दू लिखी हुई अगर आपने देखी हो, उन बिंदियों को नुक्ता कहा जाता है। तो बेसिक शेप एक ही रहेगी, लेकिन जो नुक्तों की जो पोजीशन है वो इस बात का निर्धारण करेगी कि उस लेटर को कैसे बोलना है। और जो पहले ग्रुप की बेसिक शेप है वो इस तरह से है। क्योंकि ये 5 लेटर्स हैं, इसको मैं 5 बार लिख देती हूँ। बेसिक शेप ये है। एक बिंदी या एक नुक्ता नीचे लगा दीजिए तो इसे हम बे कहेंगे। इस तरह से 3 नुक्ते नीचे लगा दीजिए और ये पे बन जाएगा। 2 नुक्ते ऊपर लगा देने से ते। इस तरह का एक सिंबल है। ये जो सिंबल है अंग्रेजी के बी जैसा दिखता है, इसको अगर आप इस तरह से लगा देंगे ये लेटर टे बन जाएगा और 3 नुक्ते ऊपर लगा देने से ये लेटर से बन जाएगा। इस लेटर की जो आवाज़ है वो बा की होगी। सिमिलरली इधर बा, ता, टा और सा की आवाज़ होगी। और इस ग्रुप का नाम बे ग्रुप होता है क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो बे है। तो ये जो ग्रुप के 5 लेटर्स हैं ये बे ग्रुप में हो गए हैं। बस आप ये याद रखिए, इनकी बेसिक शेप एक है। उसके बाद नुक्ते इस बात का निर्धारण करेंगे कि इनको आप क्या बोलेंगे। से के बाद की जो 4 लेटर्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। यहाँ पर भी वजह वही है कि इन 4 लेटर्स की जो बेसिक शेप है वो सेम होती है और वो ये है। इसे मैं 4 बार लिख देती हूँ। यहाँ पर भी जो नुक्ते हैं उनकी पोजीशन, इनका जो आवाज़ है उसको तय करेगी। एक नुक्ता अंदर लगा दीजिए और ये जीम बन जाएगा। जीम से ज की आवाज़ होगी। इस तरह से 3 नुक्ते अंदर लगा दीजिए और ये चे बन जाएगा। चे से च की आवाज़ होगी। इधर कुछ भी मत लगाइए और ये हे बन जाएगा और एक बिंदी इस तरह से ऊपर लगा दीजिए तो ये खे बन जाएगा। ये जो खे लेटर है ये वही एपिग्लोटिस वाला जो लेटर होता है वही है। इसको आप खे नहीं बोलते, इसको आप खे बोलते हैं। अगर आप इसको नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक बार प्रैक्टिस करने पर बहुत आसानी से बोल सकते हैं। खे के बाद के 3 लेटर्स एक ही ग्रुप में आएंगे और उनकी बेसिक शेप ये रही। यहाँ पर कोई भी बिंदी मत लगाइए या कोई भी सिंबल मत लगाइए, तो ये बन जाएगा दाल। दाल से द की ध्वनि होगी। इस तरह की जो अलामत, ये सिंबल जो आपने टे में लगाया था उसको दाल के ऊपर लगा दीजिए, ये बन जाएगा डाल। डाल, इससे ड की साउंड होगी। ड, डमरू या ड से जो भी शब्द बनते हैं। एक नुक्ता ऊपर लगा दीजिए तो ये बन जाएगा जाल। जाल से ज की साउंड होगी।
जाल के बाद के अगले 4 लेटर्स एक ही ग्रुप में होंगे और उनकी बेसिक शेप ये होगी। 4 बार लिख देते हैं। कोई भी नुक्ता नहीं, कोई भी अलामत नहीं, तो ये होगा रे। रे से र की साउंड होगी। ये सिंबल यहाँ पर लगा देने से ये बन जाएगा रे। रे रे झाड़ू, तो झाड़ू में झाड़ू नहीं होता, वो झाड़ू होता है। या फिर आड़ू, तो वो आड़ू नहीं होता, आड़ू होता है। तो इसकी जो ध्वनि होगी वो रे की होगी। बहुत से लोग जो भी ड से कोई शब्द लिखते हैं वो उसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, तो इससे ना तो हिंदी में कोई शब्द शुरू होता है और ना ही उर्दू में इससे कोई भी शब्द शुरू होगा। मान लीजिए मैंने वाकई में ऐसा देखा है, कोई डमरू लिखना चाहता है तो डमरू में ड के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ड़ की जो साउंड है उससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। एक बिंदी यहाँ पर लगा दीजिए तो ये जे बन जाएगा, जे। और यहाँ पर 3 बिंदियाँ लगा दीजिए तो ये जे बन जाएगा। अब जो जे की ध्वनि है, ये उसके लिए हिंदी में कोई भी इस तरह का अक्षर नहीं है, तो मेरी नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बनाऊं। कुछ लोग इसको झ के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं और बोलते हैं कि ये काम कर देता है ž के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है, तो अभी के लिए हम इसी से काम चला लेते हैं। रे की ध्वनि रे से र की ध्वनि होगी, रे से ड़ बनेगा, जे से ज बनेगा और ये जो है ये ž बनेगा, इससे ज बनेगा। उर्दू में इससे बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बनते हैं, ये वाला जो लेटर है इससे, और जो बनते हैं वो फारसी से आए हैं। मान लीजिए जालाबारी का एक शब्द होता है और अंग्रेज़ी में आपको ये साउंड मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कोई कहता है विजन, VISION, वो विजन होता है, या प्लेजर है। इस तरह के बहुत सारे शब्द अंग्रेज़ी में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, लेकिन उर्दू में ये जो लेटर है ये होता है। अब एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है, जब आपने दाल ग्रुप देखा था, दाल दाल और जाल देखा था, और उसमें मैंने आपको बताया था जो जाल की ध्वनि है वो जा की होगी, और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो जे की ध्वनि है वो जा की होगी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इस तरह के लेटर्स आप कई बार एनकाउंटर करेंगे उर्दू ज़बान में, और इसको आप अच्छे से अगर समझना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखिए, हिंदी में ये वाला श होता है और ये श होता है। तो अगर आप लक्ष्मी लिखना चाहते हैं तो आप कभी भी इस श का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कृषक या कृषि लिखना चाहते हैं। तो हकीकत में क्या है? हकीकत में बात यह है कि इन दोनों की जो ध्वनियाँ होती हैं वो भी अलग होती हैं, लेकिन आजकल बहुत से लोग जो हिंदी भाषी हैं वो ये नहीं जानते कि इसको आप सही तरीके से किस तरह से बोलते हैं। तो हमेशा इन दोनों का जो उदाहरण है आप याद रखिएगा। इन लेटर्स को, ये लेटर्स जब भी आपके दिमाग में आते हैं तो इनको रखने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि हाँ, एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदी में भी ज़ की ध्वनि नहीं है। जब हमने हिंदी में काखा गाखा पढ़ा था, हमने जा पढ़ा था, वहाँ पर ज़ की ध्वनि नहीं थी। तो जितने भी ज़ से बनने वाले शब्द हैं, जहाज़ है, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो मूलतः हिंदी या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तो जाल भी है और जे भी है। इनको इसलिए रखा गया है कि जो शब्द फ़ारसी से या अरबी से आए हैं जिनमें इनका इस्तेमाल होगा, तो हमको उसकी जो सही वर्तनी है वो लिखने के लिए इनका हमको पता होना चाहिए। ज के बाद के अगले ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं, उनकी बेसिक शेप ये होती है, ये और ये। यहाँ पर कोई अलामत मत लगाइए, कोई नुक्ता मत लगाइए, ये बन जाएगा सीन। और यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दीजिए, ये बन जाएगा शीन। स की ध्वनि सीन से होगी और श की ध्वनि श से होगी। फिर से वही बात है, आप से के बारे में पढ़ चुके हैं। से के बाद आप एनकाउंटर कर रहे हैं सीन को। इससे भी मैंने बताया था स की ध्वनि होगी, इससे भी स की ध्वनि होगी। तो श और श का जो उदाहरण है उसको फिर से अपने दिमाग में रख लीजिए। ये जो स की ध्वनि है ये बिल्कुल हिंदी वाले स की ध्वनि है, जिससे शब्द बनते हैं। मान लीजिए संतोष है, या फिर सारे जहाँ से अच्छा का जो सारे है वो ये वाला जो सा होता है उससे बनता है। ये अरबी लैंग्वेज से आया है और वहाँ पर इसकी ध्वनि बिल्कुल अलग होती है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक शब्द हम जानते हैं वो होता है सबूत, कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है। तो ये जो सबूत शब्द है वो इस वाले स से शुरू होता है, क्योंकि ये जो शब्द है ये हिंदी का नहीं है, ये हिंदी में अरबी से आया है और वहाँ पर इसके लिए इस वाले सा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको उस प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इसको भी आप नॉर्मल सा की तरह ही बोलेंगे और इसको भी आप नॉर्मल सा की तरह बोलेंगे।
बाद के अगले ग्रुप में भी सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं और उनकी बेसिक शेप ये होती है। इसे स्वाद बोलते हैं और इसके लिए स्वाद बोलते हैं। कुछ लोग इसको द्वाद भी बोलते हैं और उसकी वजह बिल्कुल यही है, माफ़ कीजिए, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दीजिए तो ये स्वाद बन गया है। तो कुछ लोग इसको द्वाद भी पढ़ते हैं और उसकी वजह यही है कि ये अरबी से आया है। वहाँ पर जो इसका उच्चारण होता है वो थोड़ा द्वाद कुछ इस तरह का होता है जिसे मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, और जो कि बिल्कुल विच इज़ ऑल राइट। तो स्वाद से स की ध्वनि होती है और स्वाद से ज की ध्वनि होती है। कुछ लोग इसको द्वाद बोलते हैं, तो द और ज के बीच की ध्वनि कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप पढ़ते होंगे रमज़ान लिख देते हैं, कुछ लोग होते हैं रमदान लिख देते हैं। तो उसकी जो वजह है वो यही लेटर है, क्योंकि जब हम उर्दू में रमज़ान लिखते हैं तो उसमें जो ज की ध्वनि है वो ये वाला लेटर देता है। तो इसी वजह से कुछ लोग इसको रमज़ान बोलते हैं, और क्योंकि अरबी में इसकी जो ध्वनि है वो थोड़ा द्वाद इस तरह की है तो कुछ लोग इसको रमदान बोल देते हैं। अब फिर से आप एनकाउंटर कर रहे हैं स्वाद की वजह से इसकी ध्वनि सा वाली होगी। तो आप देख चुके हैं, आपने से देखा, से के बाद सीन देखा, और अब आप स्वाद देख रहे हैं। तो हिंदी वाले जो सा है वो बिल्कुल ये वाली ध्वनि है, और ये जो है इनको बिल्कुल अलग तरह से बोला जाता है। जैसे कि ये पे की ध्वनि थी और ये स्वाद, कुछ इस तरह की इसकी ध्वनि होती है जो कि मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, विच इज़ ऑल राइट। तो ये जो स्वाद है, मान लीजिए आप शब्द जानते हैं इंसाफ, तो इंसाफ में स के लिए इस वाले सा का इस्तेमाल होता है, स्वाद का इस्तेमाल होता है। तो इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स हैं, स्वाद और ज़्वाद। ज़्वाद के बाद के अगले ग्रुप में भी सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं और उनकी बेसिक शेप ये होती है, अंग्रेजी के भी जैसे। कोई अलामत मत लगाइए, कोई नुक्ता मत लगाइए, ये बन जाएगा तोए। और यहाँ पर एक नुक्ता लगा दीजिए, ये बन जाएगा सोए। कुछ लोग इन्हें ता और जा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आदत है तोए और जोए बोलने की, और ये एक एक्सेप्टेड फॉर्म है इनको पढ़ने की, तो तोए और जोए। अब देखिए, आप ता देख चुके हैं, ता के बाद अब एंट्री होती है तोए की। बिल्कुल वही फ़र्क है इनमें भी। ता हिंदी वाले ता के बिल्कुल वही वाली इसकी जो है साउंड है, और ये जो तोए है, तोए की आवाज़ त इस तरह की होती है, तोए। जैसे कि आप एक शब्द जानते हैं मतलब, तो मतलब में जो त की जो साउंड होती है वो ये लेटर देता है, तो मतलब इस तरह का। या बत्तख जब लिखते हैं, बत्तख में भी जो त की साउंड होती है वो ये लेटर देता है, तो तोए। लेकिन हिंदी में या फिर उर्दू में भी जब हम पढ़ते हैं इसको बिल्कुल हिंदी वाले त की तरह, इसी त की तरह की इसकी ध्वनि होती है। तो ये है तोए और ये है जोए। जोए जैसे जोए से कौन से शब्द बनते हैं, अब देखिए, जाल, जे, और अब आ गया है जोए। तो ये जो जोए है इसकी ध्वनि भी अलग है। जो ये मूल शब्द है अरबी से आया है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो ध्वनियाँ होंगी वो नॉर्मल ज की ध्वनि होगी। जोए से कौन सा शब्द बन सकते हैं, बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि जुल्म है, और फिर जुल्म से ही जालिम बनता है, जो जुल्म करता है, उसी से मजलूम बनता है, जिस पर जुल्म किया जाता है। तो ये जो ग्रुप है, क्योंकि इसका पहला लेटर तोए है तो इसको हम बोलेंगे तोए ग्रुप। जोए के बाद के अगले ग्रुप में भी सिर्फ 2 लेटर्स हैं। बेसिक शेप ये है, 2 है तो 2 बार लिख देती हूँ। यहाँ पर कोई भी नुक्ता, कोई भी अलामत मत लगाइए, और इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एन, और एक नुक्ता ऐसे लगा दीजिए, ये बन गया है रैन। रैन। तो मैंने यहाँ पर गा के नीचे भी यहाँ पर मैंने एक नुक्ता लगाया है, उसकी वजह ये है कि इसकी ध्वनि गा की है। जैसे हम बोलते हैं गम, आपको क्या गम है, तो थोड़ा नीचे से इसकी जो आवाज़ होती है वो होती है। एन की ध्वनि, एन से बहुत सारी ध्वनियाँ बन सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एन की जो ध्वनि है वो आपके गले में थोड़ी नीचे से निकलती है, तो असल में ये इस तरह से होती है, थोड़ी एन, जो कि मैंने बिल्कुल सही से नहीं बोला अगेन विच इज़ ऑल राइट। तो मान लीजिए एक शब्द है इबादत, तो उसमें जो ई की साउंड है वो एन देता है, तो ये थोड़ा सा इबादत बहुत थोड़ा सा गहराई से होता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको उस तरह से उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखना आपको लेकिन पड़ेगा अगर आप उर्दू अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, क्योंकि इससे जो है वो वर्ड्स बनते हैं। एन से जैसे कि एक शब्द बनता है, एन ही होता है,
एन का मतलब जो होता है वो होता है आँख। एन का मतलब होता है आँख अरबी लैंग्वेज में, और इसी की वजह से बनता है ऐनक। ऐनक जो आप अपनी आँखों पे लगाते हैं, एक आप जानते हैं ऐनक चश्मे को कहते हैं। और एन से ही बनता है मुआयना। जब आप पढ़ते होंगे कि इस अफसर ने मुआयना किया है, तो मुआयना करने का मतलब जो मुआयना शब्द है वो एन से बना है, और उसका मतलब है कि आँखों से उन्होंने भली भांति यानी निरीक्षण किया है। तो एन हो गया, और अब आते हैं गैन पर। गैन की साउंड की होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आप किसी शब्द की गलत तरीके से उसको मत बोलिए, तो गलत नहीं बोलेंगे, गलत। इस तरह से कुछ लोग इसको बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। और अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो गलत हो सकता है इससे, या फिर गम हो सकता है। गम आप जानते हैं दुख को कहते हैं। गम से फिर बनता है मगमूम, या फिर इस तरह के। तो मेरा मानना है कि सैकड़ों शब्द होंगे जो आपकी नज़रों से गुजरते होंगे। तो इस ग्रुप को आप बोल देंगे, क्योंकि ये एन से शुरू हो रहा है, एन ग्रुप। गैन के बाद के जो अगले दो लेटर्स हैं वो इतने भी सेम नहीं लगते, लेकिन मैं उनको एक ही साथ करके आपको पढ़ाऊंगी। गैन के बाद होता है पे, इस तरह से बना दीजिए। और अगला होता है काफ। ये है पे और ये है काफ। पे से फ की ध्वनि होती है, काफ से ख की ध्वनि होती है। ये हिंदी वाले क से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि क हम इस तरह से बोलते हैं क से कबूतर, लेकिन ये जो काफ की ध्वनि होती है ये भी थोड़ा आपको नीचे से इधर से निकालनी पड़ेगी, तो ये काफ होता है। आप अक्सर देखते होंगे जब कोई इश्क लिखता है तो क्यों लिखता है, तो वो क्यों लिखता है, क्योंकि क्यों का मतलब है ये वाली ध्वनि। हमने बना ली है, ऐसा था नहीं, लेकिन क्योंकि हमको चीज़ों को आसान करना पड़ता है तो हमने क्यू के लिए मान ली कि हम क्यू लिख देंगे, काफ के लिए मान लिया कि हमने क्यू लिख देंगे। तो पे की जो ध्वनि है मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा में ये नहीं होती है, क्योंकि काखा पढ़ा था तो उसमें फ की ध्वनि होती है, और ये फ की ध्वनि है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है उससे। तो फ, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फरार हो गया कोई, तो फरार जो शब्द है आपको एकदम पता चलना चाहिए कि मूलतः हिंदी भाषा का नहीं है। और या फिर कह लीजिए कि सफ़र है, कि उसको सफ़र करना बहुत पसंद है, यानी ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सफ़र से ही मुसाफिर बन गया। तो जो फे की ध्वनि है उससे फ बनेगा। लगभग हर कोई ही इस ध्वनि को बोल सकता है। फिर हो गया काफ। काफ से जैसे कि हमने बताया इश्क हो गया, या फिर और भी बहुत सारे लेटर्स जो होते हैं काफ से बनते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। दोस्तों अब हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, और खुश होने की वजह ये है कि अब उर्दू अल्फ़ाबेट का हमारा अगला ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप है यानी बेसिक शेप जो होगी अगले लेटर्स की वो सेम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि और लेटर्स नहीं हैं, लेकिन फिर हम उनको अलग अलग और जुदा जुदा पढ़ेंगे। तो आपका जो लास्ट ग्रुप है वो है काफ ग्रुप। ये बना लीजिए और इस तरह से एक स्लैंट बना दीजिए, तो ये बन गया काफ। इस शेप को बनाइए, थोड़ा सा ऐसे होता है, ये वाला स्लैंट लगाइए और ऊपर से एक और स्लैंट ले आइए, ये बन गया है गाफ। ये आपका लास्ट ग्रुप है, क्योंकि ये काफ से शुरू होता है, इसको हम काफ ग्रुप बोलते हैं। तो इसकी जो ध्वनि होगी का होगी। का से जैसे कुछ भी हो सकता है, कमलेश हो सकता है या फिर कबूतर हो सकता है। और जो गाफ है उसकी ध्वनि हिंदी वाले ग की होती है। मान लीजिए गमला है, या फिर ग से तो बहुत सारे शब्द हैं, आप मुझे एक शब्द बता दीजिए। जैसे गाफ, गा से गमला होता है, या फिर गोबर होता है, या गधा होता है, इस तरह से। तो चलिए अब बाकी के बचे हुए लेटर्स देख लेते हैं। वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हमें उन्हें जुदा जुदा पढ़ना है। काफ, गाफ, उनके बाद आते हैं ये जो लेटर है ये है लाम। लाम से ल की ध्वनि होती है। ये लेटर है मीम। मीम से म की ध्वनि होती है। ये लेटर है नून। नून से न की ध्वनि होती है, और इसी से मेरा नाम भी बनता है, क्योंकि मेरा नाम नीतिका है। अगला लेटर है ये, इसको आप बोलते हैं वाव। वाव से व की ध्वनि होती है, वा की ध्वनि होती है, व की ध्वनि भी होती है, और इसके साथ में ओ बनाते हैं या औ बनाते हैं, उसके लिए भी ये इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो बाद की बात है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। लाम, मीम, नून, वाव, उसके बाद हे।
कुछ लोग इसे छोटी हे बोलते हैं और कुछ लोग इसे गोल हे बोलते हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी गोल होती है इसलिए गोल हे बोलते हैं। और छोटी हे आपको याद हो अगर आपने जीव रूप में ये लेटर पढ़ा था हे, तो यहाँ पर भी वही वजह है। ये जो ह है इसकी जो ध्वनि है बिल्कुल हिंदी वाले ह की ध्वनि है। जैसे मान लीजिए आप हार जीत वाला हार लिखना चाहते हैं या फिर पहनने वाला जो हार होता है वो लिखना चाहते हैं। और ये जो हे था इसकी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि गर्म साउंड होता है, ये भी थोड़ा गले में नीचे से निकलता है। तो हे कुछ ऐसी होती है हे। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अगर मोहब्बत बोलते हैं तो वो ज़्यादा ही फ्लो में चले जाते हैं और फिर मोहब्बत को मोहब्बत ऐसे थोड़ा करके बोलने लगते हैं। क्यों ऐसा मैंने वाक्य में देखा है। तो मोहब्बत थोड़ा सा नीचे से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अरबी से आया है, तो उसमें ह की जो ध्वनि होती है वो थोड़ी अलग होती है इस वाले हाथ से। तो मोहब्बत हो गया जैसे, या फिर आप कह लीजिए कि महमूद हो गया या हिद्दत हो गया या फिर हरारत हो गया। इस तरह के बहुत से शब्द हैं जो इस वक्त तो मैं याद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो गोल हे है, गोल हे। इसके बाद जो अगला लेटर है वो है इस तरह से। कैसे बनाया, ये किया और फिर ये कर दिया, और इसको हम बोलते हैं दो चश्मी हे। दो चश्मी हे, चश्म का मतलब आँख होता है और क्योंकि इसकी दो आँख जैसा ये दिखाई देता है इसलिए हम इसे बोलते हैं दो चश्मी हे। अब इसको इस हे में और इस हे में क्या अंतर है? देखिए इस अल्फ़ाबेट में आप इस तरह के साउंड्स नहीं पढ़ेंगे। भ हो गया या भा हो गया, झ हो गया या छ हो गया। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अरबी में इनकी साउंड नहीं होती है और ना ही फ़ारसी में होती है। तो उनके लिए उर्दू वालों के पास कोई अलग तरह का लेटर नहीं था, तो वहाँ पे उन साउंड्स को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो बाद की बात है। तो लाम मीम नून वाव बोल के दो चश्मी है। फिर एक अलग से इस तरह का एक लेटर होता है, इसे हमज़ा बोलते हैं। इससे कोई भी जो शब्द है वो शुरू नहीं होता है, इसका अलग काम होता है। हमज़ा के बारे में तसल्ली से बाद में बता दूँगी। और हमज़ा के बाद ये छोटी ये है, छोटी ये से य की ध्वनि होती है और साथ में ई की जो ध्वनि होती है वो भी इसी से होती है। और बड़ी ये से भी दो ध्वनियाँ होती हैं, एक है ए की ध्वनि और एक है ए की ध्वनि। मान लीजिए ऐनक है, तो ऐनक में आपको एन के बाद जो आपको ए की ज़रूरत होती है वो ये बनाएगा। इसी के साथ अगर आप महेश, सुरेश, ए वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ जो हमारी उर्दू अल्फ़ाबेट है वो मुकम्मल हो गई है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में। भा, झा, छा, ये जो धा हो गया, ढा हो गया, ढा हो गया, ये हम ये इसमें नहीं आते क्योंकि ये स्पेशल लेटर्स होंगे और इनको कैसे बनाएंगे मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी।